वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल अड्डा 24/7 9th and 10th। मैं हूं शिप्रा तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद कर रही हूं बहुत ही शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होंगे। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की जबानी बच्चों। और आज हम आउडियो ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस का वन ऑफ द मोस्ट क्लिस्ट टॉपिक, टफ टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है धूम तराना करना क्या है, कुछ क्या है मैम, क्या वेरिएशन क्या है, ये हमारा तो जीवन ही खराब हो चुका है। तो बेटा आज अपन समझेंगे कि इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन और डेफिनेशंस क्या है। रिप्रोडक्शन की बेसिकली डेफिनेशन समझेंगे और ये डेफिनेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि आप तो इसमें बिल्कुल जानने माहिर ही होंगे। उसके बाद हम ये समझेंगे कि आखिर दो माँ मतलब एक माँ बाप के जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप की तरह एग्जैक्टली क्यों नहीं दिखते, पर कुछ कुछ तो दिखते हैं। मतलब ये सिमिलैरिटी का क्या कारण है और डिससिमिलैरिटी का क्या कारण है ये समझेंगे। और अगर डिससिमिलैरिटी हुई है मतलब कुछ बदलाव हुआ है तो उस बदलाव की क्या इंपॉर्टेंस है। जरूर अब हमेशा ये समझना कि बदलाव परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। जो इंसान बदलते हुए वक्त के साथ अपने आप को परिवर्तित नहीं करता, प्रकृति उसे नष्ट कर देती है। तो हमेशा बदलते हुए एनवायरमेंट के साथ आपको चेंज करना चाहिए। आ रही बात समझ में? आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। आपको हमेशा जो है मान लीजिए अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन करिए। आप 1996 1997 के हिसाब से आज 2023 की तैयारी नहीं कर सकते, ये बात याद रखना आपको। चलिए तो शुरू करते हैं सबसे पहले डेफिनेशन और इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। चलो बेटा जी शुरू करते हैं। बताओ मुझे क्या होता है रिप्रोडक्शन। अगर मैं पूछूं रिप्रोडक्शन क्या है तो क्या समझ में आता है? रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें कोई भी एक इंडिविजुअल अपने यंग वंस को जन्म देता है जो एग्जैक्टली स्ट्रक्चर में उनके जैसे होते हैं, भले ही दिखने में उनके जैसे ना हो। रिप्रोडक्शन इट इज अ वेरी 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 एसेंशियल प्रोसेस फॉर योर लाइफ, बिकॉज अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो लाइफ की कंटिन्यूटी नहीं बनेगी। पर यह बात याद रखिएगा कि रिप्रोडक्शन इज नॉट द पार्ट ऑफ लाइफ प्रोसेस, क्योंकि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, हार्ट धड़कना, सूसू जाना, पॉटी जाना, इनके बिना आपका जीवन खत्म हो जाएगा, आप मर जाएंगे। पर अगर बच्चे नहीं भी पैदा हुए तो आपका जीवन खत्म नहीं होगा, आप जीवन सही से जी सकते हैं। तो रिप्रोडक्शन इज वेरी वेरी एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ टू मेंटेन द स्पीशीज इनटू द एनवायरनमेंट, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर योर लाइफ प्रोसेस, इट इज नॉट नेसेसरी फॉर योर लाइफ। ठीक है, ये बात याद रखिएगा। तो रिप्रोडक्शन को हम लाइफ प्रोसेस के अंदर नहीं पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन एक अलग चैप्टर इसलिए बनाया गया है क्योंकि अगर ये नहीं भी हुआ किसी भी ऑर्गेनिज्म में तो वो मरेगा नहीं। सो इट इज नॉट द एसेंशियल लाइफ प्रोसेस बट इट इज द पार्ट ऑफ द लाइफ विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ इन टू द अर्थ। अगर किसी भी स्पीशीज या उसकी डायनेस्टी को, उसके खानदान को मेंटेन करना है तो उन्हें बच्चे पैदा करना ही पड़ेगा। ये बात पता होनी चाहिए। समझ में आ गई बात? तो रिप्रोडक्शन इज नॉट द एसेंशियल प्रोसेस फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल। यही मैं आपको बता रही हूँ कि रिप्रोडक्शन वो कोई प्रोसीजर नहीं है जिससे आप किसी भी इंडिविजुअल का सर्वाइवल होता है। बट ये याद रखिएगा कि किसी भी स्पीशीज के मल्टीप्लिकेशन, उनके नंबर बढ़ाने, इस अर्थ में उनका अस्तित्व बताने के लिए रिप्रोडक्शन होना बहुत जरूरी है। सो अगर मैं रिप्रोडक्शन को डिफाइन करूं तो वो है रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू जनरेशन ऑफ अ इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज दैट आर फिजिकली इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट। तो रिप्रोडक्शन वो प्रोसीजर है जिसमें नए इंडिविजुअल का जन्म होता है, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज एंड दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट। समझ में आई बात? रिप्रोडक्शन इज द प्रोसीजर ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज बट दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ देयर पेरेंट। अगर एक बार आपका जन्म हो गया, देखो बट वो बात अलग है। देखो मतलब अगर आपको शरीर से बाहर निकाल दिया गया है तो अब आप एक न्यू आइडेंटिटी है। खाने भोजन के लिए आप अपने माँ बाप के पास जाते हैं बट यू आर नॉट डिपेंडेंट। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि जब आप शरीर से बाहर निकल गए हैं तो आप एक न्यू आइडेंटिटी है, एक नए ऑर्गेनिज्म की तरह आप बिहेव करेंगे। सो प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज, दिस इज कॉल्ड एज रिप्रोडक्शन। बस एक ही लाइन में सारी कहानी खत्म है। ठीक, आगे बढ़ जाते हैं। देखो precise पढ़ना it is very very essential. I am not going to elaborate the topic so much. I am not going to खींचो the topic. हमेशा अब तो आजकल मैं इतनी प्रिसाइज हो गई हूँ कि भैया ये है ये पढ़िए आप, इतना एग्जाम में आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो है पढ़ना है, मैंने ऑब्वियसली बहुत सारी चीजें बहुत डिटेल में पढ़ाई है क्योंकि सही भी है, पढ़ लीजिएगा, जीवन में फायदा होगा। पर इससे ज्यादा अगर आपको डिटेल पढ़ना है तो आप क्लास 11th में पढ़िएगा। क्लास 11th को अभी इससे पढ़ लेने का कोई फायदा नहीं होने वाला है क्योंकि इससे क्या होगा कि आपका 10th भी मटिया मट हो जाएगा और 11th तो होना ही है। सो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज टू मेंटेन द डायनेस्टी, टू मेंटेन द लाइफ, टू कंटिन्यूटी ऑफ द लाइफ इन टू द अर्थ। ठीक है, समझ में आ गई बात? रिप्रोडक्शन इज द एनर्जी स्पेंडिंग प्रोसेस विच इज नॉट एट ऑल एसेंशियल टू मेंटेन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल ऑफ ऑर्गेनिज्म। अगर आप ये समझिए रिप्रोडक्शन
एक बहुत 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 एसेंशियल प्रोसेस है बच्चों। इवन रिप्रोडक्शन करने के लिए आपको बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में सेक्सुअल ऑर्गन्स जो होते हैं एक सर्टेन एज के बाद डेवलप होते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर्टेन एज के बाद ही क्यों डेवलप होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि उन ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए यू हैव टू स्पेंड सो मेनी एनर्जी, सो मच ऑफ एनर्जी। और अगर आप इतनी एनर्जी स्पेंड करोगे तो आपके शरीर में दम भी तो होना चाहिए। तो इसीलिए जो सेक्सुअल ऑर्गन होते हैं वो कुछ समय, कुछ एज के बाद डेवलप होते हैं। उसके बाद जो है तो सेक्सुअल इन्वॉल्वमेंट के दौरान आपको जो है दो सेल्स के बीच में फ्यूजन करना होता है। वो सेल्स बनती कैसे हैं? सेल डिवीजन से बनती है। तो सेल डिवीजन में एनर्जी स्पेंड हो रही है। ये हुआ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ए सेक्सुअल में भी आपको एक पूरी इंडिविजुअल बॉडी को दो पार्ट्स में डिवाइड करना और दो बॉडीज बनानी है। तो रिप्रोडक्शन एक बहुत जो है बहुत एनर्जी स्पेंड करने वाला प्रोसीजर है। इसलिए रिप्रोडक्शन जीवन के उन कार्यकालों या उन कार्यक्रमों में नहीं आता कि उसके वो नहीं होगा तो आप मर जाओगे। समझ में आ रही बात? ठीक है। इवन देन द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, दे रिप्रोड्यूस इंक्रीज इन नंबर। सिर्फ आप रिप्रोड्यूस इसलिए करते हो ताकि आपका नंबर इंक्रीज हो सके। ठीक है। द नंबर प्रोड्यूस बाय द रिप्रोडक्शन फ्रॉम द पेरेंट लुक लाइक द पेरेंट एज वेल एज दे लुक मच लाइक देमसेल्व्स। ठीक है। आप जो बच्चे पैदा होते हैं वो अपने पेरेंट की तरह ही दिखाई देते हैं ज्यादातर। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या सेंटेंस, वेरी मच लाइक। जो माँ बाप अपने बच्चों को पैदा करते हैं वो माँ बाप बच्चों की तरह, मतलब बच्चे जो है माँ बाप की तरह दिखते ही दिखते हैं। तो मतलब बहुत ज्यादा ना दिखें पर थोड़ा थोड़ा बच्चे के अंदर माँ बाप की झलक आती ही आती है। समझ में आ गई बात? ठीक है। 10 रिप्रोडक्शन रिजल्ट इन इंक्रीज द मेंबर ऑफ विच लुक अलाइक। इसका मतलब ये है कि रिप्रोडक्शन में हमेशा वही इंडिविजुअल ग्रो करते हैं या पैदा होते हैं जो उनकी तरह ही दिखते हैं। समझ में आ गई बात? तो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ द न्यू इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीशीज विच लुक अलाइक फ्रॉम देम। ठीक है। लुक अलाइक फ्रॉम देम मतलब उन्हीं की तरह वो दिखाई देते हैं। जो रिप्रोडक्शन इज द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, ऑफ द सेम स्पीशीज विच आर लुक अलाइक देम। क्लियर है? समझ में आई बात? जो उन्हीं की तरह आपको दिखाई देंगे। पर आपको ये समझना है कि क्यों ऐसा है। आप समझिए मेरी बात को, ऐसा क्यों है कि वो जो बच्चे पैदा हुए वो अपने माँ बाप की तरह दिखाई देते हैं। इसके लिए मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए। चलो अब मैं तुमको सारी चीजें समझाती हूँ तो सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। ठीक है। मान लो कि ये कोई सेल है। ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। देखो, ध्यान समझना बिल्कुल, क्योंकि अब यहाँ से आपको कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा। देखो, ये एक सेल है। किसी भी ह्यूमन की स्पर्म एंड ओवा को छोड़कर बेटा जितनी भी सेल आपकी बॉडी में है उन सब के पास कितना क्रोमोसोम होता है? 46 क्रोमोसोम। हर सेल के पास कितना क्रोमोसोम है बच्चों? 46 क्रोमोसोम। क्लियर है? समझ में आ गई बात? ठीक। अब 46 क्रोमोसोम को मान लो हम ये बना लिए 23 और ये बना लिए 23। अब 23 तो उसमें नहीं बना पाएंगे, तो हम ये मानते हैं कि 23 क्रोमोसोम ये हो गए और 23 क्रोमोसोम ये हो गए। ये बात ध्यान से समझना तो समझ में आएगा। ठीक है। अब होता क्या है कि जब सेल डिवीजन होने वाला होता है, बस मैं थोड़ी मोटी मोटी सी बात करूंगी। जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए होता है कॉपी। ठीक है। डीएनए क्या होता है? कॉपी। इस क्रोमोसोम में है क्या? इस क्रोमोसोम में होता है डीएनए। ठीक है। ये क्या है बच्चों? क्रोमोसोम के अंदर क्या है? डीएनए। ठीक है। तो इस जब सेल डिवीजन होता है तो डीएनए होता है बच्चों जी कॉपी। डीएनए क्या होता है? कॉपी। ठीक है। पूरा पूरा डीएनए कॉपी हो जाएगा। तो देखो ध्यान से, अब इस सेल के अंदर जब आप डीएनए कॉपी करोगे, थोड़ा छोटा सेल बनाती हूँ। ठीक है। देखो ध्यान से, जब इस सेल के अंदर आप क्या करोगे? डीएनए कॉपी करोगे तो क्या होगा बताओ? एक, ठीक है, टिंग 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 टिंग। ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे इसको सोच रहे होंगे कि 46 ये हो गया, मतलब अगर आप मैम इसको 23 कंसिडर कर रही हो, इसको 23 कंसिडर कर रहे हो तो ये 23, ये 23, ये 23, ये 23, तो ऐसे तो मैम बहुत सारे हो गए। नहीं, अभी भी ये 23 क्रोमोसोम ही है बच्चों। ध्यान समझना, बहुत सारे टीचर यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है। अभी भी ये क्या है? 20, बहुत सारे बच्चे भी, ठीक है, ये अभी भी 23 क्रोमोसोम ही है। बस हमने यहाँ पर क्या कर लिया है? डीएनए डबल कर लिया है बाय, यहाँ पर सिर्फ हमने डीएनए क्या कर लिया है बच्चों? डीएनए को डबल कर लिया है। हमने सिर्फ यहाँ पर क्या किया है बच्चों? डीएनए को डबल कर लिया है। कौन से प्रोसीजर से? बाय डीएनए रेप्लिकेशन। हमने डीएनए को डबल कर लिया है बच्चों बाय डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, बाय डीएनए टिंग 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 टिंग, हमने डीएनए को डबल कर लिया है बाय डीएनए रेप्लिकेशन।
ठीक है, हमने डीएनए को डबल कर लिया है बाय डीएनए रेप्लिकेशन, क्लियर। पर ये अभी भी एक ही क्रोमोसोम है क्योंकि ये सेंटर पर एक ही चीज से जुड़े हुए हैं। तो इन दोनों पंखों को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कह देते हैं क्रोमेटिड। क्या कह देते हैं? क्रोमेटिड। इनको आप क्रोमोसोम नहीं कहेंगे, इनको क्या कहेंगे? क्रोमेटिड, क्लियर है। अभी भी ये 46 क्रोमोसोम ही है बच्चों। ये हो गया 23, ये हो गया 23, ठीक है। भले ही डीएनए डबल हो गया है तो क्या हुआ, क्लियर। अब ध्यान से समझो क्या बोल रही हूं मैं, तो आपको सब समझ में आएगा। देखो अब हम इसमें कौन सा डिवीजन कर दे, मान लो इसमें हमने कर दिया मियोसिस। आप एक बात ध्यान से समझना, आपकी बॉडी की हर सेल में माइटोसिस डिवीजन होता है। जिन बच्चों को माइटोसिस नहीं पता है उनको मैं पहले माइटोसिस समझा देती हूँ। क्या होता है माइटोसिस? माइटोसिस एक डिवीजन है, ध्यान से समझो, माइटोसिस एक डिवीजन है जिसमें हम क्या करते हैं, ध्यान से समझिए। माइटोसिस एक डिवीजन है जिसमें हम 46 क्रोमोसोम की सेल से 2 सेल बनाते हैं और इन दोनों सेल में 46 क्रोमोसोम ही होंगे। समझ में आई बात? दोनों सेल में कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 क्रोमोसोम ही होंगे, क्लियर है, समझ में आ गई बात? कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और माइटोसिस क्या होता है? ये एक इक्वेशनल डिवीजन होता है बच्चों। इक्वेशनल मतलब बराबर बराबर, ठीक है। मतलब अगर आपकी सेल के पास 46 क्रोमोसोम 46 है तो 2 जो सेल बनेंगी वो 46 वाली ही होंगी, ठीक है। इक्वेशनल डिवीजन है, ध्यान समझना, ओके। बॉडी की जितनी भी सेल्स है बच्चों, जितनी भी सेल, ऑल द सेल्स, ठीक है, एक्सेप्ट 2 सेल्स को छोड़कर, ऑल द बॉडी सेल हैविंग दिस डिवीजन, ठीक है। ऑल द बॉडी सेल्स हैविंग दिस डिवीजन, ठीक है। हर बॉडी के सेल के पास यही वाला डिवीजन होता है, क्लियर है इतनी बात। नाउ नेक्स्ट मैं आपको एक और डिवीजन बताती हूं जिसका नाम है मियोसिस। ध्यान से समझना, नेक्स्ट जो डिवीजन हम बात कर रहे हैं वो डिवीजन है बच्चों मियोसिस। नेक्स्ट जो डिवीजन है वो है बच्चों मियोसिस, क्लियर है। मियोसिस ओनली फाउंड इन द स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, ओनली फाउंड इन द स्पर्म एंड ओवा फॉर्मेशन, स्पर्म एंड ओवा फॉर्मेशन। सिर्फ और सिर्फ ये वाला डिवीजन स्पर्म एंड ओवा फॉर्मेशन में पाया जाता है, बाकी कहीं और नहीं पाया जाता है। इसमें क्या होता है कि आपकी 46 क्रोमोसोम वाली सेल जो है इनसे 4 सेल्स बनेंगी और चारों के पास 23 होगा। मैम कैसे 23 होगा ये आपको थोड़ी देर में मैं समझाऊंगी। चारों के पास 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। तो मियोसिस क्या है? एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। ये क्या है? इक्वेशनल डिवीजन है। 46 क्रोमोसोम है तो दोनों के पास 46 ही होगा। ये एक प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन है। इसका मतलब ये कि इसमें क्रोमोसोम का नंबर कम हो जाता है। पर आपको ये समझना कि मैम आधा भी हुआ तो 2 ही सेल, मतलब 4 सेल में आधा हुआ तो 2, मतलब भाई 2 में 23 चला जाता, 2 बाकी 2 में 23 कैसे है ये समझेंगे अभी हम लोग, ठीक है। ध्यान समझो, मियोसिस स्पर्म एंड ओवा के लिए, बाकी सब में ये वाला पाया जाता है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। नाउ एक बात जो मैं आपको समझा रही हूं, अगर आपके पास सिर्फ 23 ही क्रोमोसोम है बच्चों तो आप कहते हैं उन सेल्स को क्या बच्चों? ध्यान समझिए, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम है तो आप कहलाओगे हैप्लॉइड। पर अगर आपके पास सेल में 46 क्रोमोसोम है तो आप कहलाओगे बच्चों डिप्लॉइड। ये बात याद रखना, डिप्लॉइड, क्योंकि डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। एक आप ध्यान से समझो, तो हम ये समझ गए कि स्पर्म बनाने के लिए हमको 23 क्रोमोसोम चाहिए। अब यहाँ पर भी 46 है, यहाँ पर भी 46 है, ठीक है, ध्यान से समझना। तो सबसे पहले क्या होता है कि इससे 2 सेल्स बनेंगी जिनके पास क्या होगा, ये 46 इधर आ जाएगा, ये 46 इधर आ जाएगा, ठीक है, ठीक है। और ये जो फेज होती है इसको हम कहते हैं मियोसिस 1, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? मियोसिस 1। मियोसिस करने के लिए आपके पास 2 फेजेस होती है, मतलब 2 स्टेज में मियोसिस कंप्लीट होता है। आपको पता है ना, मियोसिस में 46 से 4 23 बनेंगी। मियोसिस की 2 स्टेजेस होती है राजा, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। तो मियोसिस 1 में जो 2 सेल बनेंगी उनके पास, दोनों के पास 46 क्रोमोसोम होगा, क्लियर है। अब देखो ध्यान से, अब नेक्स्ट फेज में होगा मियोसिस 2। नेक्स्ट फेज में होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है कि भाई साहब ये वाली सेल से बनेंगी 2 सेल, ठीक है, एक सेल से बनेगी 2 सेल। ध्यान समझो इधर, इस सेल से बनेगी बच्चों जी 2 सेल, एक ये और एक ये, ठीक है। तो इसको आप बीच से काटिए तो क्या बनेगा? इसको बीच से काट दीजिए तो एक ये आ गया, एक ये आ गया। और बेटा जी इस सेल से भी बनेंगी 2, एक बनेगी ये और दूसरी बनेगी ये, क्लियर है। अब बताइए कितनी सेल्स बन गई हैं? 4 सेल बन गई हैं। और इन चारों सेल्स के पास कितना क्रोमोसोम है? 23। इसके पास भी 23, इसके पास भी 23,
ठीक है, इसके पास भी 23। ये बात सबको समझ में आ रही है? बोलिए, ठीक है। और इन चारों सेल से आप बना लीजिए स्पर्म, ठीक है, इन चारों सेल से बना लीजिए स्पर्म, बन गए 4। तो आप क्या समझे कि आप समझो कि आपकी इस वाली सेल से 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनते हैं। ये डिवीजन है मियोसिस। समझ गए आप कि आपके पास एक सेल में 46 क्रोमोसोम थे, 23 आए थे मम्मी से, 23 आए थे मम्मी से और 23 आए थे पापा से, ठीक है। ओके, 23 मम्मी से, 23 पापा से, ठीक है। दोनों में मिक्सिंग होने के बाद क्रोमोसोम ने अपना मिक्सिंग हुआ होगा, पहले पूरा मिक्स हुआ होगा क्रोमोसोम, हमने वाला फेज नहीं बनाया। फिर क्रोमोसोम का पूरा कंटेंट डबल हो गया, कंटेंट नंबर नहीं, कंटेंट डबल हो गया। कंटेंट मतलब मात्रा डबल हो गई डीएनए की। उसके बाद पहले हुआ ये कि पहले ये वाला एक सेल में चला गया, ये वाला एक सेल में चला गया, ठीक। उसके बाद आधा काट के एक सेल में चला गया, इसका आधा इसमें आ गया, इसका आधा इसमें चला गया, इसका आधा इसमें चला गया। तो इसका मतलब ये कि एक डिप्लॉइड सेल से, ठीक है, ये 2n है, डिप्लॉइड को ऐसे दिखाते हैं, 4 हैप्लॉइड स्पर्म बनेंगे। दिस इज द हैप्लॉइड ना, ये n, तो हैप्लॉइड को n से दिखाते हैं। तो एक डिप्लॉइड स्पर्म मदर सेल से टोटल 4 स्पर्म बनते हैं। ये होता है मियोसिस डिवीजन। सब समझाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। मियोसिस के 2 फेजेस होते हैं, पहला है मियोसिस 1, दूसरा है मियोसिस 2। मियोसिस 1 में आपके पास 2 सेल्स बनेंगी जो दोनों डिप्लॉइड होंगी, 46 वाली। पर मियोसिस 2 के बाद आपके पास 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी, 4 हैप्लॉइड सेल। यहाँ पर कितनी हैप्लॉइड सेल बनेंगी बच्चों? 4 हैप्लॉइड सेल बनेंगी और चारों के पास 23 क्रोमोसोम होंगे। ये बात आई होप आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब आते हैं, हम लोग ये समझ गए आप स्पर्म कैसे बनते हैं। अब थोड़ा सा मैं आपको एक और चीज समझाना चाहती हूँ। चलो ओवा के बारे में बात करते हैं। ओवा कैसे बनता है, आ जाओ। सेम कंडीशन यहाँ पर है कि भाई एक ओवा मदर सेल है, 23 क्रोमोसोम मम्मी के, 23 क्रोमोसोम पापा के, ठीक है। एक ओवा मदर सेल है, ध्यान से समझना, एक ओवा मदर सेल है। इस ओवा मदर सेल के पास टोटल कितने ओवा मदर सेल जो सारे ओवा बनाएगी, 23 क्रोमोसोम ओवा के पास है, 23 क्रोमोसोम पापा से आए हुए हैं। अब क्या होगा बोलो? अब डीएनए के कंटेंट डबल हो जाएगा, करो डबल। ये 23 क्रोमोसोम है पर डीएनए का कंटेंट डबल है, ये भी 23 है, ये भी 23 है, पर डीएनए का कंटेंट क्या हो गया है? डबल हो गया है। फिर क्या करोगे? मियोसिस 1, बोलो बोलो, मियोसिस 1, ठीक है। मियोसिस 1 करोगे। मियोसिस 1 में क्या होगा बोलो बच्चों, ध्यान से समझो। मियोसिस 1 में क्या होगा? मियोसिस 1 में होगा ये कि एक क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा और एक क्रोमोसोम जो है इसके पास आ जाएगा। समझ आ रही बात? एक क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा और एक क्रोमोसोम इसके पास आ जाएगा। ध्यान समझना, और अच्छे से बनाती हूँ, ठीक है। एक क्रोमोसोम इसके पास और एक क्रोमोसोम इसके पास। यहां तक की बात में आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। समझ आ गया बात? मियोसिस 1 डन हो गया है इतने बात। अब आपको एक बात ध्यान से समझना है, ध्यान समझो, यहां समझो। ये वाले का साइज छोटा है, ध्यान समझना। ओवा बना रहे हैं, इसका सेल साइज क्या है? छोटा। तो ये जो होती है डेड हो जाती है, ये मर जाती है, ठीक है। अब बची कौन सी बेटा जी? ये वाली, ठीक है। अब ये वाली में होगा मियोसिस, यहाँ पे मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 1। अब होगा मियोसिस 2। मियोसिस 2 में क्या होता है? चीजें आधी आधी हो जाती हैं। तो यहाँ पर भी कहानी यही है कि यहाँ पर एक बढ़ेगी ये सेल और एक बनेगी ये सेल, ये छोटी वाली डेड हो जाएगी। तो आपके पास कितना ओवा बना? ओनली 1 ओवा, 1 ओवा, और इससे स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। तो आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आपकी एक ओवा मदर सेल से ओनली 1 फंक्शनल ओवा बनता है। आपको ये बहुत काम आने वाला है, 1 फंक्शनल ओवा बनता है। और आपकी एक स्पर्म मदर सेल से 4 स्पर्म बनते हैं, क्योंकि इसमें कोई डेड नहीं हो रहा है। इसमें क्या होता है कि मियोसिस 1 में पहली छोटी वाली डेड हो जाती है और मियोसिस 2 में भी छोटी वाली डेड हो जाती है, बचा क्या? फंक्शनल 1। समझ में आ रही बात? तो आपको ये बात बिल्कुल ध्यान से समझनी जरूरी है कि स्पर्म एंड ओवा बनाने के लिए ही सिर्फ हम मियोसिस डिवीजन इस्तेमाल करते हैं, बाकी कहीं नहीं। मैंने बिल्कुल आपको साफ साफ शब्दों में क्लियर कर दिया है कि कहाँ पर क्या हो रहा है। यहीं पर चीजें कंफ्यूज हो जाती है। अगर आपने ये नहीं समझा तो आपको आगे का कुछ भी नहीं समझ पाएगा। अब ध्यान से समझना। Now you having what मेरे प्यारे बच्चों? Now you having ova with 23 chromosome. Now you having ova with 23 chromosome, and now you having the sperm with 23 chromosome. ठीक है, now you having sperm with 23 chromosome. दोनों के पास 23 chromosome है, ठीक है। 23 इसके पास, 23 इसके पास। अब इनके पास होगा बच्चों जी फर्टिलाइजेशन, ठीक है। क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से क्या होगा बताओ? फर्टिलाइजेशन से क्या होगा? फर्टिलाइजेशन से क्या होगा?
फर्टिलाइजेशन से कुछ नहीं होगा भाई साहब। फर्टिलाइजेशन से एक सेल बनेगी जिसके पास दोनों क्रोमोसोम आएंगे, जिसके पास जो दोनों क्रोमोसोम आएंगे, आधे मम्मी के और आधे पापा के। क्लियर है? बोलो। ठीक है, ये 23S के इनके आ गए, इनके 23 आ गए। अब इनमें होगी क्रोमोसोम मिक्सिंग। ठीक है, इनके में क्या होगी? क्रोमोसोम मिक्सिंग। ठीक है, होती है, मैं आपको साफ मतलब ठेठ भाषा में समझा रही हूँ, होता तो बड़ा साइंटिफिक है। ठीक है, जब इनके में क्रोमोसोम मिक्सिंग होगी तो कुछ भी हो सकता है यार। क्रोमोसोम मिक्सिंग में ये भी हो सकता है, क्रोमोसोम मिक्सिंग में ये भी हो सकता है। ध्यान समझो, क्या क्रोमोसोम मिक्सिंग में ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता मैम? कुछ भी हो सकता है, क्रोमोसोम मिक्स हो गए। अब ये क्या बने हैं बच्चों? न्यू। अब ये क्या बन गए बच्चों? ध्यान से समझना, ये क्या बन गए हैं? न्यू 46 क्रोमोसोम। ये क्या बन गए बच्चों? न्यू 40। अभी मैं लास्ट में रिवाइज भी करा दूंगी। ये बन गए न्यू 46 क्रोमोसोम, दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो गए ना। ठीक है, क्लियर है? अब आ जाओ, एक और ब्लैंक स्लाइड चाहिए। सब एक एक लाइन से समझाया मैम ने, बिल्कुल क्लियर करके। देखो, अब एक बात सब लोग क्या कान खोल के सुन लो भैया जी। मान लो कि ये सेल है। ठीक है, मान लो कि ये सेल है, ये है राजा मेरे आंखों के तारों, चांद सितारों, गुले गुलजारों। ठीक है, छाती में छाती पीटने के तो मन नहीं कर रहा, भगवान इससे अच्छा तो मर ही जाता है, इससे क्यों पढ़ा रहे। ऐसा ही होता है बच्चों, जब भी हम कोई ऐसा टॉपिक पढ़ते हैं जो किसी भी सब सारे टॉपिक्स का आधार है, तो आपको चीजें कंसेप्ट बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ता है। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो फिर आप काम गड़बड़ कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से सुनो। अब न्यूक्लियस में मान लो क्या है? क्रोमोसोम। ठीक है, अब ये क्रोमोसोम में क्या है? क्रोमोसोम के अंदर क्या होता है? डीएनए। ठीक है, आप ध्यान से समझना। अब ये न्यूक्लियस जो है इस सेल के अंदर, ये न्यूक्लियस से डीएनए बाहर आ जाएगा। ठीक है, डीएनए क्या हो जाएगा? बाहर आ जाएगा। और डीएनए से बनेगा बच्चों आरएनए। क्या बनेगा? आरएनए। और बेटा जी आरएनए से बनता है प्रोटीन। आरएनए से बनता है प्रोटीन। ये बात समझ में आ रही सबको बात? ठीक है, अब यहां पर क्या हो रहा है ये बात समझिए। अब स्पर्म के पास मान लीजिए कि ए प्रोटीन बनता है। ठीक है, और ओवा के डीएनए से बी प्रोटीन बनता है। ठीक है, यहां से बी प्रोटीन बनता है। ध्यान से समझना, स्पर्म के डीएनए से ए प्रोटीन बनेगा और ओवा के डीएनए से बी प्रोटीन बनेगा। क्लियर है? पर इन दोनों के बीच में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो अब आपकी सेल में दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो गए। अब आपकी सेल में क्या हुआ है बच्चों? बताओ। आपकी सेल में हुआ ये है कि आपके दोनों क्रोमोसोम तो मिक्स हो गए हैं। हो गए कि नहीं हो गए? देखो, मिक्स हो गए। तो अब कैसा प्रोटीन बनेगा? देखो, ध्यान समझो। पापा के स्पर्म के पास जो डीएनए है उससे ए प्रोटीन बनता है। क्यों बनता है? क्योंकि क्रोमोसोम पे डीएनए होता है, डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए कहाँ बन रहा है? डीएनए बनता है न्यूक्लियस में। डीएनए बाहर आ गया, ठीक है, साइटोप्लाज्म में आ गया, और डीएनए से क्या बना? डीएनए से बना आपका आरएनए, आरएनए से बना प्रोटीन। अब पापा के पास जो क्रोमोसोम में डीएनए है वो ए प्रोटीन बनाता होगा, मम्मी के पास जो डीएनए है वो बी प्रोटीन बनाता है। पर जब दोनों के स्पर्म एंड ओवा के बीच में, दिस इज ओवा, ओके, जब स्पर्म एंड ओवा के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोनों क्रोमोसोम मिक्स हो गए। अब क्या ए प्रोटीन कंप्लीटली बनेगा? नहीं। क्या बी प्रोटीन बनेगा? नहीं, क्योंकि क्रोमोसोम तो मिक्स हो गए। तो अब बेटा जी क्योंकि डीएनए हो गया है मिक्स, डीएनए क्या हो गया है? मिक्स। ठीक है, इसकी वजह से प्रोटीन जो है वो एक्यूरेट नहीं बनेगा। प्रोटीन जो है वो मिक्स हो गया एंड न्यू प्रोटीन विल सिंथेसाइज। न्यू प्रोटीन बनेगा, न्यू प्रोटीन बनेगा। और आपकी बॉडी में जो आप दिख रहे हो ना, आपकी शक्ल, आपकी अकल, आपके बाल, ये सब प्रोटीन ही तो है। और आपको जो बच्चा होगा वो एक न्यू अपीयरेंस वाला दिखाई देगा। बच्चा क्या होगा बच्चों? न्यू अपीयरेंस वाला दिखाई देगा। समझ में आई बात? क्लियर है? समझे? क्योंकि आपने दोनों का जब डीएनए ही मिक्स कर दिया तो मिक्सिंग वाला डीएनए मिक्स प्रोटीन बनाएगा, और मिक्स प्रोटीन में क्या होगा? बच्चे के पास एक नया टाइप का प्रोटीन मिलेगा। पर अल्टीमेटली है तो प्रोडक्ट मम्मी पापा का ही, इसलिए दिखेगा वो मम्मी पापा की तरह ही, पर दोनों का मिक्सचर दिखेगा, क्योंकि डीएनए की वजह, डीएनए मिक्स हो गया है, जिसकी वजह से कहानी चेंज हो गई है। नाउ एक बात और आपको सिखाना चाहती हूँ। देखो, जब यहाँ पर डीएनए कॉपी होता है, ध्यान से समझना मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आंखों के तारे, जब यहाँ पर डीएनए कॉपी होता है तो कॉपी होने के दौरान दुनिया में लड्डू कॉपी होने, भाई एक बात बताओ, तुम्हारी मम्मी बोले 20 किलो बूंदी का लड्डू बना डालो, एक साइज का होना चाहिए, एकदम अलग नहीं होना चाहिए, तुम क्या बना सकते हो यार? नहीं बना सकते। तो तुम बॉडी से अपने कैसे उम्मीद कर रहे हो यार कि सब चीज वो एग्जैक्टली एक्यूरेट करेगी? तो बेटा जी जब डीएनए यहाँ पर कॉपी होता है ना क्रोमोसोम का, तो वो कभी भी एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं होता।
समझ में आई बात? एग्जैक्टली एक्यूरेट नहीं हो सकता, 19-20 हो ही जाता है। तो इसके पास तो ओरिजिनल डीएनए पहुंचा, ठीक है, मान लो इसके पास तो ओरिजिनल वाला डीएनए पहुंच गया, मान लो इसके पास खराब वाला आ गया, मतलब कम एक्यूरेट वाला, या इसके पास कम एक्यूरेट वाला, इसके पास पहले वाला आ गया होगा। तो जब डीएनए हम कॉपी करते हैं, चाहे मम्मी पापा, देखो ध्यान से समझो, जब डीएनए हम कॉपी करते हैं, लुक एट द स्पर्म, ठीक है, स्पर्म का भी डीएनए जब हम कॉपी करते हैं तो दो के पास तो बिल्कुल पेरेंटल वाला स्पर्म का डीएनए पहुंचेगा, पर दो के पास तो न्यू वाला पहुंचा ना। तो आपको यही समझना है कि जब हम डीएनए को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो कभी भी कोई प्रोसीजर ऐसा दुनिया में है ही नहीं कि एक्यूरेट हो। ध्यान से समझो, आपके पास 23 मम्मी का क्रोमोसोम था, 23 पापा का क्रोमोसोम था, दोनों को जब हमने मिक्स किया तो हमने नए 46 क्रोमोसोम बनाए। अब ये 46 क्रोमोसोम जो है ये अपनी कॉपी बनाएंगे, ठीक है, ये अपनी कॉपी बनाएंगे और कॉपी बनाने के बाद 4 स्पर्म बनाएंगे। पर जब हम डीएनए को कॉपी करते हैं तो कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो दुनिया में एक्यूरेट हो। इस चक्कर में इन चारों स्पर्म के पास एक न्यू कॉम्बिनेशन पहुंचेगा, ये बात याद रखना, और यही कारण है बदलाव का। समझ में आई बात? तो बदलाव का कारण क्या क्या हो सकता है कि जब भी हम डीएनए को कॉपी करते हैं तो कभी भी डीएनए एग्जैक्टली कॉपी नहीं हो सकता, ठीक है, इसलिए जब हम कॉपी दूसरी सेल में पहुंचाते हैं तो वो थोड़ी डिफरेंट होती है। अब वो जब वो डीएनए किसी सेल के पास पहुंचा तो वो स्पर्म बनाएगा या ओवा बनाएगा। अब जब वो ओवा किसी दूसरे स्पर्म के साथ मैच फ्यूज करेगा तो ऑब्वियसली डिफरेंट कैरेक्टर आएंगे। तो दिखोगे तो आप माँ बाप की तरह, क्योंकि अल्टीमेटली आपका जो डीएनए कॉपी हुआ आपके माँ बाप से ही हुआ है, ठीक है, पर एग्जैक्टली नहीं हुआ, इसलिए आप एग्जैक्टली माँ बाप की तरह नहीं दिखाई दे सकते हो। क्लियर है इतनी बात? उसके बाद ये है कि जब भी हम फर्टिलाइजेशन करते हैं तो 23 मम्मी के 23 पापा के दोनों को मिक्स किया जाता है, 46 क्रोमोसोम बन गए। अब इन 46 नए 46 क्रोमोसोम बने, उसके बाद इन 46 क्रोमोसोम की कॉपी बनाई जाती है। कॉपी बनाई गई, देख लो चाहे तो, देखो ये देखो आपके पास 46 क्रोमोसोम है, इनकी कॉपी बनाई, ठीक है, एक तो वैसे मिक्स वाले क्रोमोसोम दोनों फर्टिलाइजेशन के बाद आए हो, ऊपर से आपकी भी कॉपी बनाई गई। तो जब आपकी कॉपी सेल्स में पहुंचेगी तो ऑब्वियसली आपके कैरेक्टर डिफरेंट होंगे, क्योंकि डीएनए कॉपी कभी भी इतना एक्यूरेट होता ही नहीं है। समझ में आई बात? तो बदलाव का कारण पहला है फर्टिलाइजेशन, दूसरा है डीएनए कॉपी, ठीक है, एरर इन द डीएनए कॉपी। समझ में आई बात? अब जब आपके पास डिफरेंट काइंड ऑफ डीएनए मिला, फिर आपकी शादी किसी दूसरी लड़की से हो गई और आपका फ्यूजन उस लड़की के साथ हुआ, तो ऑब्वियसली आपके जो बच्चे पैदा होंगे वो इसके भी माँ बाप की तरह होंगे और आपके भी माँ बाप की तरह होंगे, या इसके तरह भी होंगे, आपकी भी तरह होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट तो आप उन्हीं के थे ना। समझ में आ गई बात? बोलो बोलो बोलो, समझ में आया नहीं आया? चलो अब ये बात आपको समझना। और बेटा एक बात और याद रखना, जब डीएनए चेंज हो जाएगा तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? जब डीएनए चेंज हो गया तो प्रोटीन, अभी मैं पूरी सारी चीजें फिर से समझाऊंगी। जब डीएनए चेंज हो गया तो कॉपी भी, प्रोटीन भी तो चेंज हो गया, और जो आपके शरीर में दिखता है वो सब प्रोटीन ही है। आपका जो प्रोटीन है इट इज अ मिक्सचर ऑफ योर मम्मी एंड पापा, ठीक है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ योर मम्मी एंड पापा। क्लियर है? आपके पापा और आपकी मम्मी का क्रोमोसोम मिला, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ, कितने क्रोमोसोम बन गए? 46 क्रोमोसोम बन गए। अब ये जो 46 हैं, ध्यान से समझना, नॉर्मल सेल की बात करते हैं, मान लो कि मम्मी एंड पापा का क्रोमोसोम है, हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमारे पास 46 क्रोमोसोम है, ठीक है, एक क्रोमोसोम है जिसके पास 46 क्रोमोसोम है, और ये किसका है भाई? ये मान लो जाइगोट है, ठीक है, मम्मी और पापा का प्रोडक्ट है ये, ठीक। अब आपको मैंने बोला कि बॉडी में जितनी भी सेल्स बनेंगी माइटोसिस से बनती कि नहीं बनती, पर अगर हमें इसको, ये 46 क्रोमोसोम को ध्यान से समझो, अगर मुझे यही 46 क्रोमोसोम, ठीक है, ये 46, ऐसा ये तो अभी 46 नहीं है, ये 23 ही है बच्चों, ठीक है, ये 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। अब इस जाइगोट में भैया 23 मम्मी के आ गए, 23 पापा के आ गए, ठीक है, मतलब ये मिक्स होकर आए हैं, 23 मम्मी 23 पापा। अब मान लो इससे हमें बॉडी की सारी सेल बनानी, तो कैसे बनाओगे? तो बनाओगे बेटा ऐसे कि पहले अपना डीएनए कॉपी करो, पहले अपना दोनों जो है तो आपके पास पूरा डीएनए कॉपी करो, कर लिया, उसके बाद कुछ नहीं करना है, माइटोसिस से 2 सेल बनेंगी, एक के पास चला जाएगा ये वाला डीएनए, ठीक है, और दूसरे के पास चला जाएगा ये वाला डीएनए। क्लियर है? समझ में आई बात? इसको भी एक ही कलर से बना लो, व्हाइट से ही बनाओ, ठीक है, क्योंकि अब कुछ अलग अलग नहीं, सब एक ही हो गया, ठीक है। बोलो समझ में आई बात? अरे रे कितना गंदा बना दिया, ठीक है, बोलो समझ आया बात कि नहीं आया? क्या समझे? तो इस तरीके से आपकी बॉडी की हर सेल में बेटा जी कितने क्रोमोसोम होंगे? 46 यार, आपकी बॉडी के हर सेल में 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। क्लियर है इतनी बात या नहीं है? मुझे एक बात बताओ, है? और समझाऊं, थोड़ा सा और डिटेल कर देती हूँ, ठीक है। अब आपके पास क्रोमोसोम, ये तो मैम 46 हैं, पर ये कैसे होगा? अब होगा कुछ नहीं, ये सेल में ऐसे करके 2 बन जाएंगे, 23 है, 23 है,
और एक सेल में 23A 23A। तो आपकी बॉडी की हर सेल में 46 क्रोमोसोम होते, पर बेटा जी जाइगोट में जो 46 क्रोमोसोम बने हैं वो मिक्स क्रोमोसोम है, मम्मी के भी और पापा के मिक्सिंग होने, फर्टिलाइजेशन होने की वजह से बने। जब आपका क्रोमोसोम ही मिक्स हो गया, आपका डीएनए ही मिक्स हो गया, तो आपका प्रोटीन भी चेंज हो गया, और आपके शरीर में जो प्रोटीन दिख रहा है एक्चुअली वो दोनों के डीएनए का मिक्सचर है। समझ में आ गई बात? क्लियर है? और हमेशा ये याद रखना है तुम्हें, जब भी आप कोई नई सेल बनाते हैं तो पहले आपको अपने डीएनए को कॉपी करना पड़ेगा। बिना डीएनए को कॉपी किए आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिर से एक बार समझिए, देखो कैसे होता है, फिर शुरुआत से समझते हैं, शुरुआत से, ठीक है। पापा का स्पर्म जो है उसके पास 23 क्रोमोसोम है, ठीक है। पापा का स्पर्म इस तरीके से बना है, पापा के पास 23 क्रोमोसोम है। अब पापा का स्पर्म कैसे बना समझते हैं। पापा के पास मान लो 46 क्रोमोसोम है, भाई उनके माँ बाप के उनके जो आपका पापा की स्पर्म मदर सेल है जो स्पर्म बनाएगी उसके पास 40, हर सेल के पास 46 होते हैं सिवाय स्पर्म के। तो स्पर्म बनाने वाली जो सेल होती है ना बच्चों, उसको हम स्पर्म मदर सेल कहते हैं, उसके पास भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, सिर्फ स्पर्म में नहीं होते। अब ये 46 क्रोमोसोम जो है, ये जो 46 क्रोमोसोम है बेटा 23 है, 46 है, पहले डीएनए कॉपी होगा। पहले डीएनए क्या होगा? कॉपी होगा। दुनिया में कोई भी मेथड ऐसा नहीं है जो एक्यूरेट हो, तो यहाँ पर जो डीएनए कॉपी हुआ वो भी एक्यूरेट नहीं होगा। तो इस कॉपी होने के दौरान कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब देखो डीएनए कॉपी हुआ तो एक सेल में ये जाएगा, 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 तो ऑब्वियसली चारों जो आपके स्पर्म बनेंगे उनके पास अलग अलग प्रकार के क्रोमोसोम पहुंचे कि नहीं पहुंचे। एक्सीडेंटली मान लो ये वाला क्रोमोसोम पहुंच गया फर्टिलाइजेशन के दौरान, सेम ऐसे ओवा में बना, ओवा में भी 4 बनते हैं पर 2 डेड हो जाते हैं, ठीक है, फंक्शनल ओवा एक ही बचता है। अब इन दोनों के बीच में हुआ फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब फर्टिलाइजेशन में हम ये मानते हैं कि ये प्रोटीन बनाता होगा, ये बी प्रोटीन बनाता होगा। जब दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ तो दोनों के क्रोमोसोम मिक्स हो गए। जब दोनों के क्रोमोसोम मिक्स हो गए तो जब न्यू डीएनए बना तो न्यू प्रोटीन बना। अब जब न्यू प्रोटीन बना तो भाई ऑर्गेनिज्म भी चेंज हो गया कि नहीं हो गया। अब आपको यही समझना है मेरी बात। मान लीजिए कि डीएनए कॉपी में बहुत ज्यादा बदलाव हो गया होता है यहाँ पर, तो आपके पास बिल्कुल ही अलग टाइप के एक मेल अलग प्रकार के अलग कैरेक्टर वाले स्पर्म बना रहा होता है। या तो ऐसा हो सकता था कि मान लो कि ओवा में बहुत ही भयंकर कॉपी करने के दौरान कुछ और ही हो गया, चेंज हो गया, तो यहाँ पर जो फीमेल ओवा बनाएगी हो सकता है उसमें कुछ अलग ड्रास्टिक चेंज हो गया हो। तो अब जो फर्टिलाइजेशन होगा उसमें बहुत ही अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे। तो इसीलिए कई बार ऐसा होता है कि जो बच्चा होता है वो बहुत ही कम माँ बाप की तरह दिखाई देता है। कारण क्या है कि जब डीएनए कॉपी हो रहा होगा तो कुछ चेंजेस आ गए होंगे। हो सकता है कि जब डीएनए कॉपी हुआ तो स्पर्म के पास ये वाला स्पर्म आ गया और ये वाला जो क्रोमोसोम था सेकंड नंबर में, ठीक है, ये वाले में कुछ ज्यादा चेंज आ गया होगा। अब गलती से अगर ये वाला स्पर्म फ्यूज हो गया, 4 बनते हैं, तो अगर ये वाला फ्यूज हो गया बच्चों, तो भाई आपका जो बच्चा होगा वो एग्जैक्टली माँ बाप की तरह बहुत ही कम दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि जब कॉपी कर रहे थे तो बहुत सारा चेंज हो गया है। दूसरी बात, एक बात और समझना, एनसीईआरटी ये कहती है कि सिर्फ क्रोमोसोम कॉपी नहीं करते आप। क्रोमोसोम कॉपी, जैसे आप क्रोमोसोम को कॉपी कर लिया आपने, तो सिर्फ क्रोमोसोम नहीं, इस सेल में आप पूरा सेलुलर अपैरेटस भी कॉपी करोगे। आप माइटोकॉन्ड्रिया, जितने भी गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, सब कॉपी होता है। पूरा क्रोमोसोम भी कॉपी होता है और पूरा सेलुलर अपैरेटस भी जाता है। तो इसके पास भी पूरा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी पूरा राइबोसोम, इसके पास भी, इसके पास भी, इसके पास भी। तो जब आप अपने डीएनए को कॉपी करते हो तो आपको अपना सेलुलर अपैरेटस भी कॉपी करना होता है। इस तरीके से चारों में बराबर बराबर सेलुलर अपैरेटस मतलब राइबोसोम, क्रोमोसोम, ये सब पहुंचते। समझ में? अब डीएनए कॉपी में जितना ज्यादा बदलाव होगा उतना ज्यादा स्पर्म को बदले बदले क्रोमोसोम मिलेंगे। जितने ज्यादा बदले बदले ओवा और स्पर्म को क्रोमोसोम मिले होंगे उतना ज्यादा बदला बदला प्रोटीन बनेगा फर्टिलाइजेशन के बाद। जितना बदला बदला प्रोटीन बनेगा उतने बदले बदले बच्चे दिखेंगे। जितना कम एरर हुआ होगा डीएनए कॉपी में उतने ज्यादा बच्चे जो है वो माँ बाप की तरह दिखाई देंगे। तो आप पूरा खेल डीएनए के कॉपी के एरर में है बच्चों। समझ में आई बात? चलो अब मेरे बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है, आ जाओ। इतना तो भयंकर तरीके से मैंने कभी न पढ़ाया होगा, भगवान कसम। चलो एक टिप टू द बॉटम, सब कुछ मैंने क्लियर किया। द रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट न्यू इंडिविजुअल विच आर सिमिलर टू ईच अदर एंड दे लुक एग्जैक्टली सिमिलर टू देयर पेरेंट। व्हाई? बताओ। डीएनए कॉपी अच्छे से हुआ था, ठीक है। दे लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिजाइन आर सिमिलर। क्यों सिमिलर दिखते हैं? क्योंकि इनका बॉडी डिजाइन तो सिमिलर है, ठीक है। टू प्रोड्यूस सिमिलर बॉडी डिजाइन दे प्रोड्यूस सिमिलर ब्लूप्रिंट। अगर आप सिमिलर बॉडी डिजाइन चाहते हैं तो आपको सिमिलर ब्लूप्रिंट बनाना पड़ेगा। ब्लूप्रिंट मतलब कॉपी आपको सिमिलर करनी पड़ेगी। That is true. The reproduction involved the mechanism is called as DNA copy or DNA replication, ठीक है, which is the capable of production of similar blueprint, ठीक है। इस तरीके से DNA कॉपी होता है, देख लो चाहे तो।
अब आ जाओ, सब चीज तो समझा दिया है। डीएनए कॉपी एक एसेंशियल फिनोमिना है रिप्रोडक्शन के लिए, जिसमें ऑर्गेनिज्म पास करता है। देखो डीएनए के अंदर क्या होता है बच्चों, डीएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है। जब हम डीएनए कॉपी कर रहे हैं तो मतलब हम अपनी इंफॉर्मेशन कॉपी कर रहे हैं। अगर कॉपी ढंग से नहीं हुआ तो इंफॉर्मेशन भी ढंग से कॉपी नहीं हुई होगी, तो जो इंफॉर्मेशन बच्चे के पास जाएगी वही इंफॉर्मेशन के प्रोटीन बनेंगे। अब अगर तुमने कम गोरे का इंफॉर्मेशन दे दिया तो तुम भले गोरे हो पर बच्चा तुम्हारा जो है तो काला बनेगा, फिर कहते हो इसकी संतान नहीं, बेटा संतान उसी की है, पर डीएनए कॉपी आपका ढंग से नहीं हुआ। ठीक है, सिमिलर कॉपीज ऑफ डीएनए कैरी सिमिलर मॉलिक्यूल ऑफ कॉम्पोजिशन, इन अदर वर्ड्स सिमिलर जीन्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर फीचर। अगर आपका डीएनए का कॉपी सिमिलर हुआ तो बच्चा एग्जैक्टली आपकी तरह दिखेगा, जबकि कभी ऐसा हो नहीं सकता। द मॉलिक्यूल, देखो कभी भी कार्बन कॉपी नहीं बन सकती है। आप 90% माँ बाप की तरह दिख सकते हो पर 10% आपके अंदर वेरिएशन होगा। आप 99% दिख सकते हो पर 1% होगा। आप 99.9% एग्जैक्टली दिख सकते हो, जो कि पॉसिबिलिटी नहीं है, पर 0.1% तो बदलाव होगा ही। मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए इन द सेल न्यूक्लियस पजेस इन्फॉर्मेशन। डीएनए जो न्यूक्लियस के अंदर, उसके अंदर क्या होती है, इन्फॉर्मेशन होती है। और डीएनए से क्या बनता है बच्चों, प्रोटीन। इन्फॉर्मेशन चेंज, प्रोटीन चेंज। देखो यही अगली लाइन यही है, अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो गई तो प्रोटीन भी चेंज हो जाएगा, और प्रोटीन अगर चेंज हो गया तो आपकी बॉडी में डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम बनेंगे। अगर आपके डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम बने तो आप माँ बाप की तरह एंजाइम नहीं बना रहे हो, तो आप माँ बाप की तरह नहीं दिखोगे। 10 अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए में कॉज द चेंज इन द इन्फॉर्मेशन। अगर डीएनए के में कोई बदलाव हुआ तो ऑब्वियसली प्रोटीन में भी चेंज आएगा। ठीक है, चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम। अगर प्रोटीन चेंज हो गया तो आपकी बॉडी में दूसरे प्रकार प्रोटीन, आपकी बॉडी में जो डीएनए होता है उसके पास इंफॉर्मेशन होती है, डीएनए से प्रोटीन बनता है। आपकी बॉडी में जितना कुछ दिख रहा है वो सब प्रोटीन है। आपकी बॉडी में एंजाइम प्रोटीन है, आपकी बॉडी की स्किन प्रोटीन है, बाल प्रोटीन है, एवरीथिंग इज प्रोटीन। प्रोटीन चेंज तो आपके फीचर्स भी चेंज, और इस तरीके से आपकी बॉडी में अलग अलग प्रकार के फीचर होते हैं। समझ में आई बात। जब आप डीएनए को कॉपी कर रहे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि डीएनए रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट क्या है, तो डीएनए रिप्रोडक्शन का बेसिक इवेंट डीएनए कॉपी करना इंपॉर्टेंट है, आता है एग्जाम में। ठीक है, सेल यूजुअली एम्प्लॉय केमिकल टू बिल्ड अप द कॉपीज ऑफ देयर डीएनए। देखो डीएनए को कॉपी करने के लिए बहुत सारे एंजाइम, बहुत सारे मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, अपन ने तो बहुत छोटे तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, जिसकी वजह से आपके एक डीएनए की 2 कॉपीज बनती हैं। पढ़ाया था मैंने आपको, ये आपके डीएनए है, ये आपका डीएनए है, इसकी एक कॉपी ये, इसकी एक कॉपी ये, कॉपी अलग नहीं है, इसलिए कंसिडर आप एक ही क्रोमोसोम करोगे। ठीक है, द 2 कॉपीज ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल व्हिच आर सिमिलर टू ईच अदर, ठीक है, केम इनटू 2 डॉटर सेल। ठीक है, अब ये एक में चला जाए, ये एक में चला जाए, ये एक में चला जाए। ठीक है, समझ में आई बात। Therefore DNA copies is always accompanied by the creation of other cellular apparatus। पर आपको ये याद रखना है कि एक सेल के अंदर आपको सेलुलर अपैरेटस भी 2 बनाने पड़ेंगे, इसलिए एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Such individual has distinct variation fail, यहाँ पर एक लाइन छूट गई। ठीक है, अगर सेलुलर अपैरेटस कॉपी नहीं हुआ, ठीक है, यहाँ पर एक लाइन छूट गई है जो मैम यहाँ पे लिख दे रही है। ठीक है, ध्यान से सुनो। ओ, यहाँ पर मैम एक लाइन लिख दे रही है, इफ द सेल्यूलर अपैरेटस, मान लीजिए कि अगर आपने माइटोकॉन्ड्रिया कॉपी नहीं किया, आपने सेंट्रियोल कॉपी नहीं किया, राइबोसोम नहीं कॉपी किया, और आप सिर्फ क्रोमोसोम अपनी दूसरी सेल को दे रहे हो, मर जाएगी वो सेल। ठीक है, इफ द सेल्यूलर अपैरेटस डज नॉट कॉपी देन, नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है, नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है, सच इंडिविजुअल हैज डिस्टिंक्ट वेरिएशन फेल टू सर्वाइव एंड सिंपली डाई। ठीक है, और इस तरीके से जो वेरिएशन बदलाव भले आ गया है पर वो सर्वाइव नहीं कर सकता। इन अदर हैंड सम वेरिएशन इन द डीएनए कॉपीज में क्रिएट इंडिविजुअल व्हिच कैन सर्वाइव बट अ लिटिल बिट ऑफ वेरिएशन इन द फीचर। आपको ये समझना है कि जब हम, देखो यहाँ पर एक बहुत बढ़िया इमेज लगाया जिसको मैं समझाना चाहती हूँ। देखो ध्यान से, ये 23 क्रोमोसोम मम्मी के, ये 23 क्रोमोसोम पापा के, दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन हुआ। ठीक है, पहले तो ये क्रोमोसोम अलग अलग होंगे, देखो अलग अलग हो गए, फर्टिलाइजेशन हुआ हो नहीं हुआ हो। अब आप देखो 23 इसके पास, तो एक नीला वाला एक हरा वाला, इसके पास, इस सेल के पास एक नीला वाला एक हरा वाला, एक नीला वाला एक हरा वाला पहुंचा। अब अगर मान लो ये क्रोमोसोम है, अब ये वाली जो सेल है 2 प्रकार के प्रोटीन बनाएगी कि नहीं बनाएगी? हो सकता है कि क्रोमोसोम यहाँ पे मिक्स हो गए हो, यहाँ तो मिक्सिंग नहीं दिखा रहे, तो न्यू प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा? अब अगर डीएनए कॉपी होने के दौरान भयंकर अचानक से चेंज आ गया हो तो अलग प्रकार का ही डीएनए कॉपी, देखो ये वाला डीएनए कॉपी हो चुका है, ये वाला जो डीएनए आपको दिख रहा है ब्लू वाला, ये कॉपी हो चुका है। अगर कॉपी करने के दौरान कुछ चेंज आ गया होगा तो अचानक से कुछ वेरिएशन आएंगे, और ऐसा वेरिएशन इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता और हो सकता है वो मर जाए। क्लियर है इतनी बात? समझ में आ गई बात? तो आपको मैं क्या क्या समझा रही हूँ एक बात ध्यान से समझ लीजिए। जब भी हमें किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन करना है, कि हम चाहते हैं कि भाई जो है रिप्रोडक्शन हो, तो क्या करना है? पहले स्पर्म बनाना है।
स्पर्म बनाते हैं हम लोग तो हमें डीएनए कॉपी करना होता है। डीएनए कॉपी करने के दौरान जरूरी नहीं है कि हर बार कॉपी एकदम एग्जैक्टली हो, जो कि कभी होता भी नहीं है। कॉपी करने के दौरान अगर बहुत ज्यादा वेरिएशन आ गया होगा, कॉपी करने के दौरान कुछ ड्रास्टिक चेंज ही आ गया होगा, तो आपके पास चारों जो स्पर्म बनेंगे वो अलग ही अलग तरह, अजीब ही अजीब तरीके बनेंगे, मतलब दो तो बिल्कुल ही अलग बनेंगे जो कॉपी होने के वाला जो डीएनए गया होगा। अब अगर वो स्पर्म किसी ओवा से फर्टिलाइज किया तो उसके पास अलग प्रकार के प्रोटीन बनेंगे और उनका जो बच्चा बनेगा हो सकता है माँ बाप की तरह बहुत ही कम दिखे, क्योंकि जब उनका डीएनए कॉपी हुआ था तो कॉपी वाला डीएनए कुछ अलग ही बन चुका था। कभी भी जो वेरिएशन होता है वो इतना ज्यादा नहीं हो जाता कि क्रोमोसोम कॉपी होने के दौरान कुछ और गधे का ही क्रोमोसोम कॉपी हो जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। वेरिएशन जो होता है डीएनए कॉपी में बहुत ही कम होता है। अगर अचानक से कुछ ज्यादा वेरिएशन हो गया तो क्रोमोसोम नेक्स्ट सेल में, मतलब जाइगोट में चले तो जाएंगे कॉपी होने वाले, पर वो इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर ऑर्गेनिज्म को वेरिएशन सहने की एक कैपेबिलिटी दी गई, उससे ज्यादा नहीं सह पाओगे। जब आप डीएनए को कॉपी करते हो तो आप सेलुलर अपैरेटस को भी कॉपी करते हो। अगर सेलुलर अपैरेटस माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह नहीं गए तो क्रोमोसोम जाके कर भी क्या लेगा। क्लियर है इतनी बात? तो चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, कोई भी डिवीजन है, जब सेल डिवीजन होता है तो हमेशा डीएनए कॉपी होता है। हम वेरिएशन के, अगर कोई भी छोटा बच्चा बदलाव क्यों दिखता है तो उसके लिए आपको मियोसिस पढ़ना पड़ेगा। मियोसिस मैंने आपको अच्छे से डिटेल से पढ़ाया है, ठीक है। वेरिएशन क्यों जरूरी है, ठीक है। देखो, जब भी कोई ऑर्गेनिज्म किसी जगह पे रहता है बच्चों, तो उसको हम कहते हैं इकोलॉजिकल नीश। जैसे मैं इस कमरे में रह रही हूँ तो ये है मेरा इकोलॉजिकल नीश। समझ में आई बात? नीच नहीं, नीश। ओके, समझ में आई बात? ओके। अब देखो, ऐसा तो नहीं लग रहा मैम ये तो टॉपिक एक बार और लास्ट में समझा दूंगी, टेंशन नहीं लो बिल्कुल भी। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, 20 बार, जब तक समझ में नहीं आया तब तक पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ते रहो, कभी तो आएगा ना यार, ठीक है। और देखना, इतने बार मैं आपको ये पढ़ा दूंगी कि एकदम आप फ्लुएंट हो जाओगे इस चीज में, ठीक है। अब देखो, याद देखो, हमेशा बहुत सारी पॉपुलेशन एक नीश में रहती है, तो सबको अच्छे से रहना ताकि हार्मनी बनी रहे। हमेशा याद रखो कि अगर कोई भी, जैसे नीश बदलता है, एनवायरनमेंट बदलता है, अगर आप अपने आप को चेंज, अगर मतलब मान लो कि देखो यहाँ पे लिखा है सो दैट दे कंटिन्यू टू सर्वाइव एज लॉन्ग बोथ रिमेन हेल्दी। देखो, दो ऑर्गेनिज्म, मान लो दो चींटियां साथ में रह रही हैं, दो लोग अच्छी दोस्त हैं, बढ़िया है, कोई दिखना, आप बताओ बहन चुगली करो, वो बहुत दुष्ट है वो बहुत, पर अचानक से एक चींटी ने अगर अपने आप को बदल लिया तो अब वो दोनों चींटियां दोस्त नहीं रह गई, और अब वो चींटी जो है उसको मारेगी, उसको खाएगी, उसको परेशान करेगी। जब दो पॉपुलेशन एक जगह पे रहती हैं तो एक दूसरे के साथ रहती हैं बढ़िया शानदार तरीके से। अगर वो अच्छे से रहेंगे तो एनवायरनमेंट चेंज भी होता रहे, कोई समस्या नहीं। पर अगर एनवायरनमेंट चेंज होने की वजह से एक पॉपुलेशन चेंज हो गई तो याद रखिएगा कि ऐसी कंडीशन में एक पॉपुलेशन को खराब कर देती है। इसलिए हर पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए, हर जगह को मेंटेन करने के लिए हम रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो, ठीक है, रिप्रोडक्शन करते रहिए, नंबर बढ़ाते रहिए, नहीं तो एक ज्यादा हो जाएगा, कम, एक दूसरे को मार डालेगा। हाउएवर देयर आर चांसेस दैट नीशेस कैन चेंज ड्यू टू द इंक्रीज टेम्परेचर। हो सकता है कि जगह चेंज हो जाए, उसका एनवायरनमेंट चेंज हो जाए, टेम्परेचर, वाटर लेवल की वजह से, इकोलॉजिकल डिसबैलेंस की वजह से। ऐसी कंडीशन में किसी पर्टिकुलर काइंड ऑफ नीश में कोई ना कोई चेंज आएगा ही, और उसकी जो पॉपुलेशन है वहां सर्वाइव करने के लिए अपने अंदर कुछ ना कुछ बदलाव करेगी ही। जिनने बदलाव किया वो सर्वाइव करेगी, जिनने बदलाव नहीं किया वो मर जाएगी। कैसे बदलाव करना है? जब डीएनए कॉपी करो ना बेटा, उनको भी नहीं पता है कि देखो डीएनए कॉपी, हम कह रहे हैं कि डीएनए कॉपी कर लो, बढ़िया है, ऐसा है, पर डीएनए कॉपी कोई हलवा चीज नहीं। उन्हें भी नहीं पता कि उनके अंदर जो डीएनए कॉपी हुआ उसके अंदर ऐसे कुछ डीएनए के अंदर जीन आ गए। डीएनए जीन क्या होता है? स्पेशल सेगमेंट ऑफ डीएनए। तो ऐसे जीन आ गए जो उनको सर्वाइवल एडवांटेज देता है। तो कई बार डीएनए कॉपी जो होता है वो आपके सर्वाइवल के लिए भी बहुत जरूरी होता है। बदलते हुए एनवायरमेंट में 1000 में 999 लोग मर इसलिए गए क्योंकि जब उनका डीएनए कॉपी हुआ तो एग्जैक्टली पुराने वाले की तरह हो गया, कोई बहुत ज्यादा बदलाव नहीं हुआ। पर एक को डीएनए जब कॉपी हुआ तो उसको ऐसे डीएनए मिल गया। देखो, लक बाय चांस है, डीएनए जब कॉपी होता है कुछ ना कुछ चेंज होते हैं, क्योंकि डीएनए बना होता है न्यूक्लियोटाइड से। न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? बेस पेयर्स होते हैं। बेस पेयर चेंज होता है, सेगमेंट चेंज हो जाता है, प्रोटीन अलग प्रकार का बनने लगेगा। तो लक बाय चांस उसको एक ऐसा डीएनए मिल गया जिससे वो बच गया, ठीक है। फ्यू इंडिविजुअल ऑफ द पॉपुलेशन में सर्वाइव, ठीक है, क्योंकि इनके डीएनए कॉपी में क्या हो गया था? वेरिएशन, चेंज आ गया। और ये जो डीएनए कॉपी हुआ जिसमें कुछ बदलाव हुआ वही उसके वेरिएशन का कारण बना। वेरिएशन मतलब होता है बदलाव। तो कोई भी स्पीशीज बदल इसलिए जाती है क्योंकि उसका डीएनए कॉपी हो जाता है, बदल जाता है कॉपी होने के दौरान। चेंजेस इन डीएनए कॉपी रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ सच ऑर्गेनिज्म, ठीक है। और
वो ऑर्गेनिज्म चेंज हो गया और उस इकोलॉजिकल नीश में सर्वाइव कर गया. इफ द पॉपुलेशन ऑफ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अचीव सच इनहेरिटेबल चेंज विद द हेल्प which help them to survive under the change in niches, then the organism have chances to survive. अगर डीएनए कॉपी होने के दौरान अगर आपको ऐसी कोई चीज मिल जाती है तो भले ही सारी पॉपुलेशन मर जाए पर आप जीवित रहोगे, क्योंकि आपका डीएनए जो है कॉपी होकर एक ऐसा डीएनए मिल गया. देखो कॉपी होना आप ये मत समझो कि कुछ लिखना है भाई, ये लक बाय चांस है कि कई बार आपको एक ऐसे जीन मिल जाते हैं जो अलग प्रकार का प्रोटीन बनाने लगते हैं जो आपको बदलते हुए एनवायरनमेंट में सर्वाइव करवा पाता है. अगर ऐसा नहीं हुआ तो उस नीश से, उस जगह से वो पॉपुलेशन वाइप्ड आउट हो जाती है. ठीक है, सो आई थिंक दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर. ठीक है, वो तो ठीक है, पर मैं आपको फिर से ये वाला मैकेनिज्म एक बार पढ़ा देती हूँ. एक बार हो जाए लास्ट में, उसके बाद हम इसको खत्म करेंगे. ठीक है, देखो ध्यान से समझना है ना. कहाँ गया. आई वॉन्ट कि मैं डीएनए कॉपी आपको एक बार और समझा दूं. देखो ध्यान समझना, बॉडी की हर सेल में बॉडी की पूरी बॉडी में दो प्रकार का डिवीजन होता है राजा. ध्यान से कान खोल के. बॉडी में दो प्रकार का डिवीजन होता है बच्चों, मियोसिस और माइटोसिस. बॉडी की हर सेल जो नॉर्मल सेल है उनमें माइटोसिस हो रहा होता है, जिसमें 46 क्रोमोसोम से 246 बनेंगी सेल्स. अब बेटा तुम खुद अकल लगाओ ना, अकल लगाओ. अपनी अकल ये लगाओ कि अगर एक 46 से 246 की सेल बन रही है तो ऑब्वियसली एक 46 क्रोमोसोम ने अपने आप को कॉपी किया होगा, तो एक कॉपी उसको दे दिया डॉटर सेल को. ये हुई. पर मियोसिस में क्या होता है कि एक 46 सेल से 4 23 वाली सेल बनती है. देखो 46 क्रोमोसोम इस सेल के पास है, इसको स्पर्म मदर सेल कहते हैं. इन 46 क्रोमोसोम ने पहले अपने आप को कॉपी किया, तो ये 46 का डबल नहीं है 46, बट डीएनए का कंटेंट डबल कर दिया. अब इनको जब डीएनए कॉपी हुआ होगा तो हो सकता है इसको एंडा नाम का कोई डीएनए बन गया. अब गलती से अगर एंडा नाम का क्रोमोसोम इसके पास आ गया, कैसे आएगा भैया, एक इसमें क्या, एक इसमें सेल में चला गया, एक इसमें सेल में चला गया. ठीक है, पूरा 46. इसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस 1. पर जब जाएगा तो सेलुलर अपैरेटस भी कॉपी होगा. मियोसिस 2 में क्या होता है, सब आधा आधा हो जाता है. इसका एक पार्ट इसमें आ जाएगा, इसका एक पार्ट इसमें आ जाएगा. अब इसको एंडा वाला अगर क्रोमोसोम मिल गया तो जब ये ओवा के साथ फर्टिलाइज करेगा तो भाई एंडा वाला जो डीएनए है वो एंडा नाम का प्रोटीन उसके बच्चे में बनेगा. अब एंडा नाम का प्रोटीन क्या, मान लो येलो बाल वाला. अब येलो बाल उसके बच्चे के बनेंगे तो लोगों को लगेगा हाय रब्बा मेरे इसके बाप के पास पीले बाल तो थे नहीं, इस बच्चे के पीले बाल क्यों हो गए. क्योंकि बेटा जब बाप का डीएनए कॉपी हो रहा था तो एंडा नाम का डीएनए बना चुका था. कॉपी होने के दौरान कुछ और ही जीन बन गया तो बच्चे में वो वाला जीन एक्सप्रेस हो गया. ठीक है, वो एंडा नाम का जीन बच्चे में भी आ गया. अब उस बच्चे का कैसे प्रोटीन बनेंगे, इसमें एंडा नाम का जीन आ गया है. अब एंडा प्रोटीन बनेगा कि नहीं बनेगा, एंडा कुछ भी हो सकता है, एंडा प्रोटीन बनेगा. एंडा प्रोटीन बनेगा तो पता चला पीले बाल हो गए. बाप ने सोचा कि आए रब्बा पीले बाल तो हमारे पास थे नहीं, ये किसका बच्चा है. तो बेटा उस पिताजी के जब 4 स्पर्म बन रहे होंगे ना, तो 4 स्पर्म में एक क्रोमोसोम जब कॉपी हो रहा होगा उनका, तो वो कुछ अलग ही प्रकार से कॉपी हो गया, तो सीक्वेंस डीएनए का चेंज हो गया. वो डीएनए का सीक्वेंस क्या बनाने लगा, एंडा प्रोटीन. अब पिताजी को थोड़ी पता है कि वही स्पर्म जो है वो ओवा के साथ फ्यूज हो जाएगा जिसके पास वो वाला सेगमेंट था. हो गया वाला फ्यूज तो बच्चे के पीले बाल हो गए. तो माँ बाप को लगा कि हमारा बच्चा नहीं, पर है उनका ही बच्चा है. बस समस्या ये है कि जब डीएनए कॉपी हुआ तो पिताजी का डीएनए जो है वो अलग प्रकार का कॉपी हो गया. पर ये एक छोटा सा वेरिएशन है, बालों का कलर चेंज होना. पर अगर पूरा डीएनए ही कॉपी गड़बड़ हो जाए और एक कॉपी एक ऐसे वाले स्पर्म को मिल जाए खराब वाली कॉपी, तो वो स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज तो कर सकता है पर ऐसे इंडिविजुअल सर्वाइव नहीं करेंगे क्योंकि पूरा डीएनए कॉपी होने के दौरान गड़बड़ हो चुका है. सो आपको समझ में आया कि इंसान में बदलाव क्यों होते हैं, क्यों पेरेंट की तरह आप दिखते हैं और क्यों एग्जैक्टली नहीं दिखते. इट इज ड्यू टू द कॉपी इन द डीएनए. ठीक है, इट इज ड्यू टू द एरर इन द कॉपी ऑफ डीएनए. आई होप आपको मियोसिस 1 मियोसिस 2 समझ में आया. आई होप कि आपको ये समझ में आया कि स्पर्म एंड ओवा कैसे बनते हैं. आई होप आपको ये समझ में आया कि फर्टिलाइजेशन के दौरान चेंज कैसे होता है. आई होप आपको ये समझ में आया कि वेरिएशन क्यों जरूरी है और आता कैसे है. अगर कुछ ना समझ में आए प्लीज मुझे बताना, आई विल टेल यू इन द शॉर्ट. वैसे तो मैंने पूरा डिटेल अच्छे से बताया है. पीडीएफ आपको 9-10 के चैनल पे मिल जाएगी, जाकर ले लीजिएगा. I hope you learned and enjoyed the session मेरे प्यारे बच्चों. See you in the next amazing session. तब तक thank you so much and ta-ta.